Today we will discuss about प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो 7 है उसका लास्ट टॉपिक है हमारा प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। ये पेज नंबर 66 आप ओपन करेंगे। उससे पहले मैं लेक्चर फर्स्ट और सेकंड को थोड़ा रिकैप कर देता हूँ। फर्स्ट में हमने पढ़ा है कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। So all the living and non-living thing around us make up our environment। ये हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? एनवायरमेंट्स की फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट था हमारे पास पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस which make environment dirty and contaminated is called pollution। ये हमारा एनवायरनमेंट डर्टी और कंटेमिनेटेड हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा टाइप ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में क्या था कि एयर के अंदर जब हार्मफुल सब्सटेंस ऐड हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। उसके बैड इफेक्ट हमने डिस्कस किए थे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है हमारे हैं, ब्रेन में, लंग्स में, तो बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट पढ़ा हमने वाटर पोल्यूशन कि व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, कि वाटर बॉडीज जैसे रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, उसके अंदर अगर हम डर्टी सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस ऐड कर देते हैं तो वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है और जिसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। फिर हार्मफुल इफेक्ट थे वाटर पोल्यूशन के। क्या इफेक्ट पड़ेंगे कि अगर उस डर्टी वाटर या कंटेमिनेटेड वाटर को हम ड्रिंक करते हैं तो वो सारे के सारे हार्मफुल सब्सटेंस बॉडी में एंटर कर जाएंगे और बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी। द थर्ड टाइप इज द सोइल पोल्यूशन। सोइल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल, ह्यूमन एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी such as disposal of garbage, harmful and non-biodegradable waste like fertilizer, pesticides। अगर इस तरह के सब्सटेंस हम किस में ऐड कर दें? सोइल के अंदर, तो क्या होगा? उससे सोइल पोल्यूशन होगा। सोइल पोल्यूशन के बैड इफेक्ट क्या रहेंगे? सोइल पोल्यूशन बैडली इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ जो रुक जाएगी और जो उनकी प्रोडक्टिविटी है प्लांट्स की वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट था हमारे पास नॉइज पोल्यूशन। आवाज की वजह से, साउंड, हाई साउंड की वजह से जो पोल्यूशन होगा उसको हम क्या कहेंगे? नॉइज पोल्यूशन। और नॉइज पोल्यूशन की वजह से जो हमारी हियरिंग एबिलिटी है, सुनने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। और अगर 80 dB से ज़्यादा लाउडर साउंड है तो वो बहुत डेंजरस रहेगा हमारे ईयर के लिए। और जो सेफ रेंज है साउंड की वो है 45 dB। और ये dB होता है बेटा, साउंड को जो मेजर किया जाता है जिस यूनिट के अंदर, उसको डेसिबल बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम उसको कहेंगे dB। देन टाइम टू आंसर आपको करने के लिए दिए थे, आपने किए होंगे। कल का जो टॉपिक था वो था हमारे पास वेस्ट, कि जो भी अनयूज ऑब्जेक्ट हम थ्रो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं। और वेस्ट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कौन से होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? द वेस्ट मटेरियल विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब इन द सॉइल। वो वेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सोइल में डिकम्पोज हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कि जो डिग्रेड हो जाएंगे, जो मिक्स हो जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से सोइल के अंदर अच्छे से मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ऐसे वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। अब जितने भी हमारा फ्रूट हैं या लेफ्ट ओवर फूड है या ट्री के बचे हुए पार्ट हैं, लीव्स हैं, वो जब सोइल में, मिट्टी में मिक्स होते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उनको हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कुछ एक वेस्ट ऐसे होते हैं
जो डिकम्पोज नहीं होते, और जो डिकम्पोज नहीं होते उनको हम क्या कहेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या आएगा अभी हमारे पास? जैसे पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, प्लास्टिक है, ग्लास, ग्लास से बने हुए जो मटेरियल हैं, वो सोइल के अंदर डिकम्पोज नहीं होते माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, तो उनको हम कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये टॉपिक थे बेटा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के हमारे टॉपिक रहेंगे प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो उसके कुछ एक टाइप्स हैं हमारे पास, मेथड्स हैं, कुछ एक तरीके हैं जिससे हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन को कैसे कम करें, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। वे टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्री, दिस हेल्प इन प्यूरिफाइंग द एयर। हमें ज्यादा से ज्यादा ट्री लगाने चाहिए, ट्री की प्लांटेशन करनी चाहिए। दिस हेल्प इन प्यूरिफाइंग द एयर। अब जो ट्री है वो एयर की प्यूरिफिकेशन में हेल्प करेंगे, एयर को प्यूरिफाई करेंगे। अगर वहां पे एयर पोल्यूशन हो चुका है तो जो ट्री हैं वो हेल्प करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देंगे, तो इससे वहां का जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री शुड बी शिफ्टेड टू रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज का मीनिंग है कि जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया ना हो, ऐसे एरिया में हमें जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री है उसको शिफ्ट कर देना चाहिए, कि जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो या जहाँ की आबादी ना हो, ठीक है, ह्यूमन बीइंग ना रहते हो, ऐसी जगह पे हमें अपनी इंडस्ट्री और फैक्ट्री को लेके जाना चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्री और फैक्ट्री से क्या होता है, वेस्ट जनरेट होते हैं, स्मोक निकलते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। थर्ड क्या कर सकते हैं हम, व्हीकल शुड बी रेगुलरली चेक्ड फॉर हार्मफुल एमिशन। व्हीकल के अंदर से जो हार्मफुल धुआं जो निकलता है, एमिशन जो होती है गैसेस की, उसका रेगुलरली चेकअप हमें करवाना चाहिए। कि अगर स्मोक वगैरह या हार्मफुल सब्सटेंस ज़्यादा निकलते हैं, देखो मैकेनिक के पास लेके जाना चाहिए, उसकी सर्विस करवानी चाहिए, तो उसको चेक करना चाहिए कि कहीं हार्मफुल सब्सटेंसेस ज़्यादा तो नहीं निकलते इसके अंदर से, तो उसको रेगुलरली चेक करना चाहिए। वेस्ट शुड नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय बर्निंग, एज द स्मोक प्रोड्यूस कॉजेज एयर पोल्यूशन। जो वेस्ट है उसको हमें बर्न नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो तो उसको सोइल में ऐसे ही मिला दें, वो डिकम्पोज हो जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो उसको सेपरेट कर ले, रिसाइकिल कर ले, उसको बर्न नहीं करना चाहिए। बर्न करने से भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। सेकेंड टाइप ऑफ पोल्यूशन हमने पढ़ा था एयर पोल्यूशन। तो व्हाट आर द वे टू प्रिवेंट, टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के जो मेथड हैं वो क्या रहेंगे। We should not throw garbage and poisonous chemical in water bodies. जो गार्बेज और पॉइजनस केमिकल हैं, हार्मफुल केमिकल हैं, जहरीले केमिकल हैं, उन्हें हमें वाटर बॉडीज के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। वाटर बॉडीज क्या होते हैं, जैसे रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, इनके अंदर हमें थ्रो नहीं करना चाहिए। अगर हम डायरेक्टली उसमें थ्रो करेंगे तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक सीवेज शुड बी ट्रीटेड बिफोर इट इज डिस्चार्ज इनटू रिवर। हमारे जो घरों का जो वेस्ट वाटर है, सीवेज मीन्स वेस्ट वाटर, डोमेस्टिक वेस्ट, डोमेस्टिक मीन्स होता है घरों के अंदर से, इंडस्ट्रियल वेस्ट मीन्स जो इंडस्ट्री के अंदर से आता है, वो जो वेस्ट वाटर है उसको पहले प्रोसेस्ड करना चाहिए, उसका जो हार्मफुल
लेवल है उसको कम करना चाहिए कुछ केमिकल उसके अंदर ऐड करके, उसके बाद उसको रिवर के अंदर डालना चाहिए। अगर हम उसको डायरेक्ट रिवर में डालते हैं तो जो उसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं वो रिवर के वाटर को पोल्यूट करेंगे। तो उसका जो उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल ऐड करके उसको ट्रीट कर सकते हैं कि उसका हार्मफुल इफेक्ट थोड़ा कम हो जाए, बजाय कि हम डायरेक्ट उसको वाटर बॉडी में डाल दें, उससे ज्यादा वाटर पोल्यूशन होगा। नेचुरल इंसेक्टिसाइड सच एज बायोनीम शुड बी यूज्ड सिंस इट डज नॉट हार्म द एनवायरमेंट। ठीक है, तो कुछ एक हमारे इंसेक्टिसाइड से बायोनीम्स मीन्स जो नीम का जो हमारा जो ट्री है उसके अंदर से कुछ केमिकल लेके, ठीक है, उसका हम एक तरह से कह सकते हो कि उसका जूस निकाल के और उसको इंसेक्टिसाइड की तरह हम यूज कर सकते हैं, जिसको बायोनीम हम बोलते हैं। उसको हमें यूज करना चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर इंस्टेड ऑफ जो हमारे फर्टिलाइजर्स या दूसरे इंसेक्टिसाइड्स हैं उसकी जगह पे, क्योंकि जो फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, सोइल के अंदर मिक्स नहीं होते, तो उससे वाटर का पोल्यूशन भी होता है। तो उसकी जगह पे हम बायोनीम यूज कर लें, वो एक नेचुरल सब्सटेंस है और बायोडिग्रेडेबल भी है। ट्रेडिशनल नेचुरल फर्टिलाइजर्स लाइक एनिमल डंग एंड द कंपोस्ट शुड बी प्रेफर्ड ओवर केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पे हमें जो पहले से जो ट्रेडिशनल जो हमारे प्राकृतिक फर्टिलाइजर्स जो चलते आ रहे हैं उनको यूज करना चाहिए, जैसे एनिमल डंग, एनिमल का जो वेस्ट है, गोबर की जो खाद बनती है उसको यूज करना चाहिए। कंपोस्ट, कंपोस्ट में भी ऐसा ही है कि हमारे जो वेजिटेबल्स के छिलके हैं, फ्रूट के छिलके हैं या लेफ्ट ओवर फूड है उसको एक गड्ढे के अंदर हम डाल देते हैं, ठीक है, और जो एनिमल वेस्ट है उसको भी डाल देते हैं, तो उसके बाद कंपोस्ट बनती है। ठीक है, ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, जिनको मेन्योर भी हम कहते हैं, ठीक है, देसी खाद। तो ये जो देसी खाद होती है ये बायोडिग्रेडेबल है और ये खेतों के अंदर भी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पैदा करती और इससे वाटर पोल्यूशन भी नहीं होता। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसका यूज करना चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पे। फार्मर शुड बी मेड अवेयर दैट द केमिकल फर्टिलाइजर्स आर हार्मफुल फॉर सोइल। तो जो फार्मर्स है, किसान हैं, उनको भी अवेयरनेस लेके आनी चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए कि हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं वो हार्मफुल इफेक्ट पैदा करते हैं सोइल के अंदर। वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। हमें प्लास्टिक का जो यूज है उसको बहुत कम कर देना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक को जब हम गार्बेज में फेंकते हैं, वेस्ट की तरह से फेंकते हैं उसको, तो अगर चाहे हम उसको बर्न करें चाहे उसको हम सोइल के अंदर फेंक दें, वो हमेशा ही पोल्यूशन क्रिएट करता है, बिकॉज प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ये कभी भी सोइल के अंदर मिक्स नहीं होगा, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। इट इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो प्लास्टिक का यूज बहुत कम करना चाहिए हमें, हो सके तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। टेक्निक टू रीयूज एंड रिसाइकल वेस्ट शुड बी इम्प्रूव्ड एंड यूज्ड इन एज मैनी वे एज पॉसिबल। कि हम कोई कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जैसे रीयूज एंड रिसाइकिल। रीयूज का मीनिंग होता है कि बार बार उसको हम यूज करते रहे, कुछ एक प्लास्टिक के या पॉलिथीन या कुछ ऐसे मटेरियल हमारे पास होते हैं जिसको हम दोबारा दोबारा से यूज कर सकते हैं, उसको रीयूज जब तक करें कर सकते हैं करें। सेकेंड है जी रिसाइकिल। रिसाइकिल में क्या होता है, सपोज करो कोई प्लास्टिक की चेयर या प्लास्टिक का बना हुआ सामान टूट जाए, उसको बर्न नहीं करना चाहिए, उसको कबाड़ी वाले को हम बेच देते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक फैक्ट्री में लेके जाते हैं उनको और उनको मेल्ट करके दोबारा से ही उनसे कोई नए मटेरियल बन जाते हैं। तो जब तक हम उसको उस मटेरियल को अगर गार्बेज में ना फेंक के इस तरह से रिसाइकिल कर सकते हैं, उससे भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, जो वाटर पोल्यूशन है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर हम उसको वाटर बॉडीज में फेंक देते हैं इधर उधर, तो क्या करेंगे, वो वाटर को पोल्यूट करेंगे। ठीक है, एक जगह पानी इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि डिकम्पोज तो वो होने वाले नहीं है, प्लास्टिक का जो भी मटेरियल है। तो बहुत ऐसे कांच के जो भी मटेरियल है ग्लास से बने हुए, तो हमें क्या करना चाहिए कि उनको रिसाइकिल या रीयूज जब तक हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए।
द थर्ड टाइप हमने पढ़ा था बेटा सोइल पोल्यूशन, सोइल का पोल्यूशन। तो सोइल पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वे टू कंट्रोल soil pollution. Most of the steps that we need to take for controlling soil pollution are the same as controlling water pollution. जितने स्टेप हम वाटर पोल्यूशन के लिए यूज करते हैं, उठाते हैं, उतने ही स्टेप किसके लिए उठाते हैं हम? सोइल पोल्यूशन के लिए, क्योंकि वो एक उनके जो कॉजेज हैं, जो उनके कारण है, वो लगभग सेम है। कि जिस वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, उन्हीं कारणों से सोइल पोल्यूशन भी होता है। अगर हम मिट्टी के अंदर फर्टिलाइजर्स वगैरह ज़्यादा यूज करते हैं, वो सोइल पोल्यूशन भी करता है, और उसी से वाटर पोल्यूशन भी होता है। जब वो पानी उस सोइल के अंदर से बह के किसी नदियों वगैरह में जाता है, तो उसको पोल्यूट करता है। तो वाटर पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन इकट्ठा ही हो जाता है। इसी तरह से अगर प्लास्टिक की कोई चीज़ें हम सोइल में फेंक देंगे, तो वो डिकम्पोज तो होंगी नहीं, और उससे क्या होगा? सोइल पोल्यूशन होगा। उसी से फिर वाटर पोल्यूशन भी होता है, अगर वो वाटर में चले जाएंगे तो लगभग सेम होते हैं। तो जितने मेथड हमने वाटर पोल्यूशन में यूज किए हैं, वो सारे के सारे सोइल पोल्यूशन को भी रोकने में हम यूज कर सकते हैं। फैक्ट्री वेस्ट शुड बी रीप्रोसेस्ड बिफोर इट इज रिलीज्ड इन लो लाइंग एरियाज। तो हम कई बार क्या करते हैं, जो फैक्ट्री का जो वेस्ट है, उसको किसी रिवर वगैरह में ना डाल के, जो कुछ लो लाइंग एरियाज होते हैं, कुछ नीचे एरियाज जो होते हैं, उनके अंदर हम उसको डाल देते हैं। तो वहाँ की जो मिट्टी है, जो सोइल है, वो पोल्यूट हो जाती है। तो इसीलिए हमें उसको भी रीप्रोसेस्ड करना चाहिए, उसके अंदर कुछ केमिकल ऐड करके उसके हार्मफुल इफेक्ट को कम करना चाहिए, फिर लो लाइंग एरिया में हमें उसको डालना चाहिए। मोर ट्री शुड बी प्लांटेड टू रिड्यूस सोइल पोल्यूशन। सोइल पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्री हमें लगाने चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा ट्री लगाने का बेनिफिट क्या हुआ? ट्री से जो सोइल है, उसकी जो रूट है जो ट्री की, वो सोइल को पकड़ के रखेंगे, तो वहां से उसका सोइल एरोजन भी रुक जाएगा, सोइल पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। और ज्यादा ट्री होंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट करेंगे, तो जो एयर पोल्यूशन है वो भी कम हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन को भी कम करने में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से ट्री तो सभी पोल्यूशन को कम करने में हेल्प करते हैं। चाहे हम साउंड पोल्यूशन की भी बात करें, वहां पे भी ट्री हेल्प करेंगे। अब आप पूछेंगे जो ट्री साउंड पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं। जितने भी हमारे हाईवेज हैं, उनकी साइडों में बहुत सारे ट्री लगे हुए होते हैं। उनका एक मेन कारण ये भी होता है कि जब ट्री की बहुत सारी लेयर हम लगा देंगे, कई सारी लेयर, तो जब साउंड वहां से गुजरेगा तो वो साउंड रुक जाएगा वहीं आसपास, वो ट्री एब्जॉर्ब कर लेंगे उस साउंड को। तो साउंड पोल्यूशन को भी कम करते हैं। तो ट्री तो सभी पोल्यूशन को कम करने में हेल्प करते हैं। सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री। फोर्थ टाइप है वे टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। जो साउंड की वजह से पोल्यूशन होता है, हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मशीनरी शुड बी डिजाइन इन सच ए वे दैट दे मेक लेस नॉइज। हमें इस तरह की मशीन अपनी बनानी चाहिए कि वो कम से कम नॉइज पोल्यूशन जनरेट करे, लेस नॉइज जनरेट करे। अब नॉइज ही कम जनरेट होगी तो नॉइज पोल्यूशन भी कम होगा। और अगर किसी मशीनों के पार्ट बहुत सारा पोल्यूशन, नो सॉरी, साउंड जनरेट करते हैं, बहुत सारी नॉइज जनरेट करते हैं, तो उससे क्या होगा? तो उससे साउंड पोल्यूशन जनरेट होगा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर blaring out loud sound and powerful stereo system in a car are already prohibited by law। कि भाई जो लाउड स्पीकर जो ऊंची ऊंची आवाज में बजते रहते हैं, और कारों के अंदर जो स्टीरियो सिस्टम होता है, जो हाई साउंड में हम बजाते हैं, ये कानून की दृष्टि से ही प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है। तो हमारा जो लॉ है, कानून, वो भी यही कहते हैं कि भी एक एक जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है, ठीक है, उस लेवल तक ही आप कोई भी साउंड जनरेट कर सकते हो। चाहे वो फैक्ट्रियों के अंदर से साउंड है, चाहे वो किसी पार्टी का म्यूजिक है, किसी रिलीजियस कार्यक्रम का म्यूजिक है, तो उसके लिए एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है कि इतने डीबी के साउंड से नीचे नीचे का साउंड जनरेट होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा का साउंड जनरेट होता है किसी लाउड स्पीकर से, किसी कार के स्टूडियो से, तो उनके चालान काट दिए जाते हैं। ठीक है, तो
इसको भी हम कम करके साउंड का जो पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन, उसको हम कम कर सकते हैं। दिस लॉ शुड बी एनफोर्स्ड मोर स्ट्रिक्टली। अब कानून तो बन चुका है लेकिन इसको लागू नहीं किया जाता स्ट्रिक्टली, तो इसको ज्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ लागू करना चाहिए ताकि जो साउंड है वो कम से कम जनरेट हो और नॉइज पोल्यूशन जो है उस पर कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है बेटा, नो हॉर्न जोन should be created near hospital, school, etc. Blowing of horn should be strictly prohibited there. No horn zone, इस तरह के स्लोगन लगाने चाहिए, ठीक है, बड़े बड़े पोस्टर बना के। कहाँ पे? जहाँ पे हॉस्पिटल है, स्कूल की बिल्डिंग है, उसके आसपास। देखिए हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट होते हैं, कोई हार्ट के पेशेंट है, किसी को सुनने की प्रॉब्लम्स हैं, हियरिंग एड जिनको लगा देते हैं, तो ऐसे पेशेंट के आसपास अगर हम बहुत ज़्यादा लाउड साउंड को बजाएंगे तो उनको और इरिटेशन होगी और परेशानियां उनकी बढ़ेगी। दूसरा स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग जो है उसके आसपास भी हॉर्न नहीं बजाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, स्टूडेंट स्टडी करते हैं और स्टडी करने के लिए बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो जितना किसी चीज़ को लर्न करना या समझना जरूरी है, उतना ही एनवायरनमेंट का भी शांत होना बहुत जरूरी है। अगर हम एक ऐसे माहौल में पढ़ते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कोई चीज़ें बजती हैं, हॉर्न बजते हैं, तो उससे कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगी स्टडी के लिए। तो स्कूल और हॉस्पिटल के आसपास नो हॉर्न जोन होना चाहिए और ब्लोइंग ऑफ हॉर्न शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड देयर। वहाँ पे हॉर्न बजाना कानून की दृष्टि से बिल्कुल बैन होना चाहिए, प्रोहिबिटेड होना चाहिए, कि अगर कोई हॉर्न बजाएगा तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, उसकी पनिशमेंट मिलेगी उसको। ऐसे कानून बनने चाहिए। तो उससे भी क्या होगा, साउंड कम जनरेट होगा, साउंड कम जनरेट होगा तो क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन कम हो जाएगा। Planting tree and shrub along road, hospital, etc. reduce noise to considerable extent. Considerable extent तक क्या होता है, साउंड को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम हॉस्पिटल या स्कूल के आसपास या रोड के नजदीक ट्री या फिर जो सर्ब है, ठीक है, वो लगाएं। सर्ब होती है ऐसे ट्री से छोटे जो ट्री होते हैं, हर्ब सर्ब ट्री आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है, जो छोटी हाइट के ट्री होते हैं उनको हम सर्ब बोलते हैं, झाड़ियाँ भी जिसको हम कह सकते हैं, वो हम लगाएं ज्यादा से ज्यादा। वो क्या करेंगे, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो ट्रैफिक का जो साउंड है, हॉर्न वगैरह का जो साउंड है, उससे नॉइज पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो ये कुछ एक मेथड है बेटा जिससे हम क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए मैं दोबारा से एक बार रिकैप कर देता हूँ जो आज का टॉपिक हमने किया है।